नमस्कार, मैं सृजन राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का CIET NCERT द्वारा प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में। आज जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, उनके व्यक्तित्व को शब्दों में पिरोना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी इन शब्दों के माध्यम से प्रयास ज़रूर करना चाहूँगी। लोहा जितना तपता है, वो उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितना पिघलाएं, वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे, वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, तब धुन पर खूब खनकता है। हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी सर श्री विजय सिंह चौहान जी का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर का परिचय इन शब्दों के माध्यम से आप सभी से रूबरू करना चाहूँगी। सर श्री विजय सिंह चौहान अर्जुन खिताब से सम्मानित और राष्ट्रीय पुरस्कार, ब्रिज पुरस्कार, लक्ष्मण अवार्ड, इन सभी पुरस्कारों के साथ साथ सर आयरन मैन ऑफ एशिया के नाम से हर एक नए पन्ने पर नया कीर्तिमान लिखते हुए, या फिर यूं कहें कि नाम के समान हर जगह विजय पताका लहराते हुए। सर आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। मजबूत तो वो पहले से था, चोटों ने उसे और काबिल बना दिया। सर जानना चाहेंगे आपसे कि आगरा तहसील के जैतपुर गांव में जन्मे उस फौजी जवान लड़के के बेटे के बारे में, जिनका कि सफ़र खेतों में नंगे पैर दौड़ने से शुरू हुआ और कहाँ एथलीट्स के मैदान पर जाकर ख़त्म हुआ। जी, मैं विजय सिंह चौहान उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद में बा तहसील, जहाँ की चंबल घाटी में पैदा हुआ। एक तरफ हमारे चंबल है, एक तरफ जमुना है, उसके बीच में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पर एयरफोर्स के चीफ भदौरिया साहब भी वहीं पैदा हुए हमारे पास में। एक स्वतंत्रता सेनानियों की जगह रही वो जी। और मेरे पिताजी फौज से सेवानिवृत्त हवलदार थे, किसान थे, छोटे से 2 बैल थे, हल चलाते थे। हम भी पिताजी के साथ हल चलाते थे और अपनी खेती करते थे। पिताजी भी खेल में शौकीन थे, हमारे बड़े भाई भी खेल में शौकीन थे, तो हमारी भी रुचि थी खेलों में, तो हम भी खेल प्रारंभ किया और नियत को कुछ निर्धारित था कि उसने मेरे को आगे बढ़ाती गई और मैं हाई स्कूल तक बा तहसील पर करने के बाद, गरीब थे तो इतना पैसा था नहीं कि हम और हमारे बड़े भाई आगरा में पढ़ सकें, तो हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर लगभग भिंड जिला है मध्य प्रदेश में जी। तो वहाँ हम चले गए, वहीं पढ़ने लगे। अपना खाना बनाते थे दोनों भाई, खाते थे, पढ़ते थे। ज़मीन पे धान का पौला डाल के उसी पे चद्दर डाल लेते थे, दरी डाल लेते थे, वही हमारे डल्लभ के गद्दे होते थे। परंतु शौक था कि हमारे गांव में भी 5 अखाड़े चलते थे उस समय जी। तो हम भी कुश्ती, हमारे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे। वॉलीबॉल, कुश्ती और लॉन्ग जंप, जेवलिन, इनका शौक था। तो मैं 1964 में मध्य प्रदेश स्कूल के लिए अखिल भारतीय विद्यालय की प्रतियोगिता हुई थी पटना में, वहाँ हमने सिल्वर मेडल जीता जेवलिन में मध्य प्रदेश के लिए। और 1965 में पंजाब में चंडीगढ़ में हमने अपने जूनियर वर्ग में वहाँ भी सिल्वर मेडल जीता जेवलिन में। इसके बाद हमारा एडमिशन ग्वालियर में हो गया, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वहाँ पर हमारे कोच थे श्री करण सिंह साहब, जो कि फर्स्ट एशियन गेम्स जो दिल्ली में हुआ था 1951, उसके वो 4x400 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने इंटरेस्ट लिया, हमारे ऊपर काम किया। तो 64 में ही हमने, जब वहाँ भर्ती होने के बाद 65-66 में ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी का जेवलिन का रिकॉर्ड बनाया पटियाला में। और आखिरी हमारी जो इंटरवर्सिटी थी 68-69 की,
जबलपुर में, उसमें हमने 5 गोल्ड मेडल जीते, जो कि रिकॉर्ड है कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा जेवलिन थ्रो में नया रिकॉर्ड, 400 मीटर में नया रिकॉर्ड, हाई जंप, लॉन्ग जंप और 4x400 मीटर रेस। इसके बाद हमारा एक डेकैथलिन आइटम होता है जिसमें 10 आइटम किए जाते हैं, बहुत टफ होता है। उसमें 5 पहले दिन, 5 दूसरे दिन किए जाते हैं। इनका सीक्वेंस ऐसा होता है कि पहले दिन 100 मीटर, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप, फिर 400 मीटर दौड़। दूसरे दिन 110 मीटर बाधा दौड़, फिर डिस्कस थ्रो, फिर पोल वाल्ट, फिर जेवलिन थ्रो, फिर लास्ट आइटम होता 1500 मीटर दौड़। और इनके अंक 1000 लगभग एक आइटम के होते हैं। उनमें जो ज़्यादा स्कोर करता है वो चैंपियन बनता है, जैसे पढ़ाई में होता है। बिल्कुल सर, चैंपियन तो आप अपने नाम के समान हमेशा से रहे, लेकिन एक बार जब आपके बारे में जानना शुरू करते हैं तो खेतों में नंगे पैर दौड़ने वाला वो लड़का, और फिर जब ज़िंदगी के पड़ाव पर आगे बढ़ते हुए वो किस्सा, या फिर कहीं कि जब वो बात आप याद करते होंगे कि आर्थिक तंगी के चलते नंगे पैर बिना जूतों के भी आपको अभ्यास करना पड़ा, जब भी उसे याद करते हैं तो कौन सा भाव आपको झिंझोर कर रख देता है? समस्या तो आती है, और 80% जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया वो लोग ग्रामीण क्षेत्र से, गरीब क्षेत्र से, गरीब परिवार से ही आते हैं। इवन मैंने जो 2 बार इंडिया रिकॉर्ड बनाया, मानता नहीं था कोई। जब 1970 में स्कॉटलैंड गए कॉमनवेल्थ में, तो हमारे कोच और मैनेजर हमें स्कॉटलैंड छोड़ के लंदन चले गए। तो जब दूसरे दिन हम इंजर हो गए तो वहाँ के स्कॉटलैंड वालों ने हमें हॉस्पिटल पहुँचाया, तो पता पड़ा कि कोच मैनेजर कहाँ है, वो बोला लंदन में खेल रहे हैं, अपने हैं ही नहीं यहाँ पे। तो वो बात पता पड़ी, तो उन्होंने, कोच मैनेजर ने इंडिया में आके लिख दिया कि साहब इसने मिसबिहेव किया मेरे से, इसको बाहर इंडिया के न भेजा जाए। तो 70 एशियन गेम्स में हम टॉप होते हुए भी इंडिया का और एशिया का रिकॉर्ड बना रहे थे, तब भी मेरे को नहीं भेजा। तो समस्याएं लोगों के जीवन में आती हैं, पर आप संघर्ष करना न छोड़ें। बिल्कुल। तो इसके बाद क्या है, कोई शक्ति है, एक सूक्ष्म शक्ति जो आपको मदद करती है, उसकी मेरे ऊपर कृपा हुई जी। जब तेहरान एशियन गेम, जब से म्यूनिक ओलंपिक में मैं पहला खिलाड़ी हूँ इंडिया का जिन्होंने डिकैथलिन में भाग लिया है, और पहला ओलंपिक खेल था जहाँ 165 लोगों ने डिकैथलिन में भाग लिया, और उसमें से 132 लोगों ने पूरा किया डिकैथलिन। उसमें मेरा 17वां स्थान था। तो मैंने इंडिया और एशिया दोनों रिकॉर्ड बनाए थे, बेटर किए। तो इसलिए प्रेसिडेंट इंडिया द्वारा हमें, राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। परंतु समस्या आई कि वहाँ पे हमारे फाइबर ग्लास पोल था, वो इंडिया में उपलब्ध नहीं था। वहाँ फाइबर ग्लास पोल से हमें ओलंपिक में करना था। तो सीखने के लिए पैसा भी देते थे दूसरे कोच को, पर वो इतना नहीं सिखा पा रहा था। तो श्री पपानी कोला उस समय अमेरिका के थे, जो पोल वाल्ट चैंपियन, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। 6 महीने के लिए हम लोग जर्मनी में थे, कोलोन में जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 12:30 से 1 बजे तक आधा घंटा आपको दूंगा। तो मैं सुबह 8 बजे से 8:30 से क्लास शुरू होती थी, 12 बजे तक फिनिश करके क्लास सीधे टैक्सी लेके ग्राउंड पे जाता था, खाना नहीं खाता था। उनसे फिर मैं सीखता था। इतना प्रॉब्लम हो गई तो हमारे हाथों में छाले पड़ गए थे, खून निकलता था, टेप लगा के हम फिर करते थे। धीरे धीरे हमने फाइबर ग्लास पोल सीख लिया, और फिर मैंने फाइबर ग्लास पोल से ओलंपिक में अपना भाग लिया जी। तो समस्या आती हैं। इवन जब 1973 में फिलीपाइंस में एशियन ट्रैक एंड फील्ड में मैं गया, तो एक अदृश्य शक्ति है, उसने मेरे को बताया कि कल ऐसे ऐसे तूफान आएगा, 2 दिन बारिश होगी, आपको 6th लेन ड्रॉ में होगी, जापान वाले को दूसरी लेन मिलेगी, पर जीत आपकी होगी। तो मैंने भरोसा कर लिया।
और उसी शक्ति पे ऊपर गए, वैसे हुआ, वही ड्रॉ हुआ। 3 जंप मिलती हैं इसमें, 3 जंप 3 थ्रो। इसमें लॉन्ग जंप में जब 100 मीटर खत्म हुई तो बारिश शुरू हो गई। 2 जंप हमारी फाउल हो चुकी थी, बारिश हो रही थी पूरी। तो हम बैठे थे, मैंने माँ से कहा, मैंने कि आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा, मैं कहीं क्या करूं अब। तो अंदर से आवाज आई कि जो 3 मिलीमीटर की नेल है स्पाइक्स में, उसकी जगह आप 6 मिलीमीटर की नेल लगा लो और 1 मीटर पीछे से शुरू करो। तो मैंने थर्ड लास्ट जंप थी, तो उसमें यदि कम होता था तब भी हार थी, फाउल होता था तब भी हार थी। तो मैंने वैसे ही किया और परिणाम ये हुआ कि मैंने कभी भी 7 मीटर के ऊपर लॉन्ग जंप नहीं लगाई थी इंडिया में। वहाँ लास्ट जंप मेरी 7.23 मीटर हुई, जो कि हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट थी। बहुत खूब। और फिर जब 1500 मीटर भी दूसरे दिन मैंने पूरी की, तब भी बारिश हो रही थी। पोल वाल्ट हाई जंप के टाइम भी पूरी बारिश थी, तो उसमें हमने नया एशिया रिकॉर्ड तोड़ा। तब मुझे आयरन मैन ऑफ एशिया का खिताब फिलिपाइन में मिला। जी। तेहरान एशियन गेम्स की बताएं हम आपको, 1974 में जब हम गए तो वहाँ एक शॉर्ट पुट सर्किल में एक कीला लगी थी, तेहरान वाले देख नहीं पाए, तो शॉर्ट पुट प्रैक्टिस करते समय हमारा जूता फट गया। जी। पॉकेट मनी था नहीं, पैसा था नहीं। 4 दिन हमने नंगे पैर तेहरान में प्रैक्टिस की। 4 दिन बाद जब एक एक पॉकेट मनी 7 दिन का $7 मिला, तो वो $7 हमारी कुसुम छटवाल जो दिल्ली की हैं, हेप्टेथलिन में भाग लेने गई थी, वो 4th थी एशिया में। उनका वो मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रही थी ग्वालियर। वो $60 सुरेश बाबू का, तीनों का लेके $21। उसमें हमने जूता खरीदा, तब मैंने कंपटीशन लड़ा। और उसमें भी कुछ आइटम हमारे खराब हुए, दोनों पोल थे हमारे, वो गर्मी के कारण सीधे नहीं हो पा रहे थे। तो जो पोल वाल्ट हम 4.25 करते थे इंडिया में, वहाँ सीधे पोल पकड़ के हमको पीठ के बल ऊपर से क्रॉस बार के ऊपर जाना पड़ रहा था। तो इस तरह से हमने 390 किया केवल पोल वाल्ट। 9 आइटम तक दूसरे दिन तक जापान वाले आगे था, क्योंकि तेहरान जब हमने फिलिपाइन में उसको मारा था तो जापान वालों ने उसको अमेरिका भेज दिया था कि आप वहीं पे प्रैक्टिस करें और डायरेक्ट तेहरान एशियन गेम्स में आएँ। जी। तो परिणाम ये हुआ कि बहुत अच्छी शेप में था, केवल 1500 मीटर बचा था। और 1500 मीटर में भी ये था कि यदि हम उससे 80 मीटर आगे आते हैं तो एशियन गेम्स हमारे नाम होगा। एशियन गेम्स रिकॉर्ड 16 साल पुराना रिकॉर्ड हम दोनों तोड़ रहे थे और गोल्ड मेडल हमें मिलेगा। तो बड़ा टेंशन था। जापान के जितने खिलाड़ी थे उनके झंडे लेके वो अपने 50-50, 100-100 के बीच में लगा दिए थे पूरे स्टेडियम में। हमारे भी कोच थे, डॉक्टर माथुर थे NIS पटियाला के, उन्होंने पूरी मसाज, तेल मसाज कराई, पाउडर मसाज कराई, एकदम फ्रेश कर दिया था। तो लास्ट में यही था कि एशिया का रिकॉर्ड किसके नाम होगा। जब मैंने दौड़ लगाई, परिणाम ये हुआ कि जब मैंने दौड़ पूरी की तो पीछे मुड़ के देखा तो 150 मीटर पीछे जापान का धावक आ रहा था। एशिया रिकॉर्ड हमने बनाया, एशिया का गोल्ड मेडल हमें मिला। तो एक कोई शक्ति थी जिसने मदद की हमें। सर, ऐसे में एक और बात मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि आयरन मैन एशिया का जो सफ़र है वो भिंड क्षेत्र या कहें कि चंबल क्षेत्र जो अपने आप में कुछ के लिए मशहूर बिल्कुल कुछ ऐसी परिस्थितियों के लिए जो नामचीन है और जाना जाता है, ऐसे में आपका सफ़र उन क्षेत्रों से निकलकर खिलाड़ियों की तरह मैदानों तक पहुंचने का बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। कुछ ऐसा जो आपके जहन में आता है? आप ठीक कह रही हैं। जब मैं तेहरान एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया, रिकॉर्ड किया, तो गुरुद्वारे ने
पार्टी दी और उन्होंने बुलाया, तो हमको हमारे कुछ ऑफिसर से एथलेटिक के उन्होंने नहीं जाने दिया। बोला आप जाएंगे तो प्रोफेशनल हो जाएंगे और वो पैसा लेके हम आपको चुपचाप दिल्ली पे दे देंगे। ठीक है। तो हम समझ गए खिलाड़ी सीधा आदमी होता है, मान गया। जब मैं तेहरान से आया दिल्ली में, तो जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर थे 200-250 वो एयरपोर्ट पे पहुँच गए। और एयरपोर्ट पे हमारे गुरु श्री गुरबचन रंधावा, जो कि 1968 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे और वो 64 एशियन गेम्स में 110 मीटर हर्डल के फाइनलिस्ट थे ओलंपिक में। तो वो डिप्टी एसपी इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे, वो एयरपोर्ट पे इंचार्ज थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोग 200-250 पहुंच गए, तब माला डालने लगे। तो जब माला डाल के वो लोग सब गए तो खाली हुए हम, तो देखा हमारे जितने एथलेटिक के ऑफिसर्स थे सभी छोड़ के चले आए, हम अकेले खड़े थे। इसके बाद कुसुम छटवाल भी दिल्ली की हमारे साथ खड़ी थी। तो मैंने आप क्यों खड़ी? बोले मैं इसलिए खड़ी कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो तेरे पास पैसा होगा तो चल। तो मैंने कि ऐसा करो, इज्जत बचानी है, अच्छी नई टैक्सी लो, और पैसा मेरे पास भी नहीं है, मैं जाऊंगा टैक्सी में बैठा रहूंगा और आप माँ से पैसा ले आना अपने फ्लैट से, फिर देना। ऐसे ही हुआ। तो एशिया का बेस्ट एथलीट, एशिया रिकॉर्ड बनाने के बाद भी एयरपोर्ट से दिल्ली शहर तक आने का पैसा नहीं था। तो ये समस्याएं होती हैं जिंदगी में। बिल्कुल, आप सोच कर देखिए तो शहर जाएंगे कि ऐसा मुकाम पर आप हैं कि आपके सीने पर तमगे तो लगे हैं, लेकिन आपके पास घर वापसी तक का किराया नहीं है। लेकिन ऐसी मुश्किलों ने भी आपको तोड़ा नहीं, बल्कि लोहे के समान, क्योंकि आपको आयरन मैन ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो और मजबूत कर दिया। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आप एक संस्थापक रहे, आप प्रधानाचार्य के तौर पर भी आपने काम किया और फिर आगे निदेशक और खिलाड़ी, ये सभी किरदार आपने निभाए। ऐसे में कौन सा किरदार था जो आपके दिल के बेहद करीब रहा? देखिए, हम चूँकि फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट क्लास किया था ग्वालियर से जी। NIS पटियाला का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एथलेटिक में। तो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, फिजिकल एजुकेशन का ही था। तो मेरे लिए दोनों किरदार बहुत अच्छे रहे जी। क्योंकि खिलाड़ी में प्रॉब्लम होती है कि उसमें एजुकेशन न होने से वो सफ़र कर जाता है। जी। यदि खिलाड़ी के साथ साथ एजुकेशन भी आप में है और आप डिपेंड न करें कि आप एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे इसलिए आपको रोजी रोटी लोग दें, आप अपना काम करें। बिल्कुल। जब गवर्नमेंट इंडिया थी यहाँ पे कांग्रेस की, तो उन्होंने 15-15 अर्जुन अवार्डियों को बुलाया था। तो उनसे पूछा था समस्या क्या है। तो हमारे पहले श्री राम सिंह थे जो अर्जुन अवार्डी पद्मश्री, ये सूबेदार मेजर फौज के 800 मीटर की दौड़। तो उन्होंने कहा साहब मेरे पे 2 लड़के हैं, मैं अगले साल रिटायर्ड हो रहा हूँ, नौकरी नहीं मिली। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ने भी रेलवे बोर्ड को सबको चिट्ठी लिखी, उनके बच्चों को चपरासी में या किसी में ले लें, नहीं मिली। तो मैं क्या करूं? ठीक, जब हमारा नंबर आया तो श्री चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, ऐसे 5-5 मिनिस्टर बैठते थे। तो बोला आप बताइए चौहान साहब। मैंने कहा साहब मैं पढ़ा हूँ, मेरे 2 बेटा बेटी है, तीनों MBA हैं, तीनों नौकरी में लगे हैं, मैं भी नौकरी में हूँ, मेरे साथ एक ही समस्या। बोले बताओ। मैंने आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम। तो बहुत हंसे सब लोग। बोला मीटिंग में पहले चाय हो जाए, बाद में मिलेंगे। तो खिलाड़ी को अपने उस पर नहीं रहना चाहिए, उस पर होना चाहिए कि भाई ठीक है आप जिस काम को कर रहे हैं उसको तो करें। बिल्कुल। आप खिलाड़ी थे तो हमारे साथ ये रहा कि हमने पुस्तकें भी लिखी जिन पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हमें हिंदी में। कॉलेज भी स्थापित किया देहरादून में, स्पोर्ट्स कॉलेज पिछले 10 साल से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, वो भी संघर्ष किया। 1.5 साल तक मेरे को कोई पैसा, कोई तनख्वाह नहीं मिली, मैंने अपनी जेब से 4-5 लाख रुपए खर्च किया, वो भी संघर्ष था। नौकरी छोड़ दी।
अर्जुन अवार्डी कोटे में मेरे को पेट्रोल पंप मिल गया। तो मैं पेट्रोल पंप को, उस समय ये था कि 50,000 तक मैक्सिमम सेल होगी आपकी। ठीक है। हम जानते नहीं थे, शरीफ थे, तो उस समय पेट्रोल पंप वाले 10% से 20% घटतौली करते थे। हम पूरा देने लगे। मिक्सिंग था, हमारी कोई मिक्सिंग नहीं थी, तो इतना चला कि हमारा पेट्रोल पंप पे 10 लाख से 11 लाख रुपए पर डे की बिक्री होने लगी। फिर वही आपकी ईमानदारी आपके साथ बस थी। वो आपको पे करती है। तो हम ये चाहते हैं कर्मठ योगी की तरह आप काम करें। जिसने जन्म दिया है वो रोटी तो आपको देगा ही देगा, बिल्कुल। तो बेईमानी किसके लिए करनी है? जी बिल्कुल, ये तो बात सार्थक ही है कि जब आप ईमानदार होते हैं तो आपके साथ आपका ईश्वर भी चल रहा होता है। हाँ, ईमानदारी आपको और बेहतर बनाती है। सर, ऐसे में आपसे एक कुछ और बातें भी जानना चाहेंगे। और उनमें से एक ये बात भी है कि भारत के पहले डीकैथलीट खिलाड़ी आप, ओलंपिक खेलों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो कैसा लगता है सोचकर कि गर्व से जब सीना चौड़ा हो जाता है, और कुछ ऐसे में जो आपको याद आता हो या फिर जो भूले नहीं बिसरता? ऐसा है कि जब मैं बॉम्बे गया तो एक महिला बहुत पैसे वाली थी, उन पे 3 कोठियाँ थीं, 3 वो थे। जी। उन्होंने ये सवाल किया, तो मैंने उनसे कहा, मैडम मैं इतने अच्छे घर का नहीं हूँ, मैंने दौड़ना अपना रोजी रोटी के लिए शुरू किया था। इत्तेफाक से दौड़ते दौड़ते राष्ट्र प्रेम हो गया, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया, फिर देश के लिए तिरंगा झंडा ऊपर होने लगा, तो उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो आदमी को भगवान को जरूर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को याद करना चाहिए, और इसके बाद कुदरत आपकी मदद करती है। बिल्कुल। आप काम करते रहें ईमानदारी से, चरित्रहीन न हो, ईमानदार रहें, तो आपको कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इंसान की जीवन 20 साल से 40 साल तक का, बस 20 साल तक बच्चा कुछ करता नहीं है, 60 के बाद रिटायर कर देते हैं लोग कि आप घर जाइए। जी। तो इसके लिए 20 साल से 40 साल के बीच में संघर्ष क्यों बेईमानी, क्यों सब करें? अच्छे रास्ते पे आप चलें, आपको प्रभु मदद करेगा। जी। सर के बारे में ये भी बताना चाहूँगी कि सर ने कई किताबें लिखी हैं जिनमें कि उन्होंने युवा खिलाड़ियों को संबोधित किया है, और सर पर भी किताब लिखी गई है। एक पीएचडी स्टूडेंट ने सर पर थीसिस के तौर पर अब सर का परिचय देने का प्रयास किया, और सर इस बारे में भी चाहेंगे कि आप हमारे युवा खिलाड़ियों को बताएं। काशी विद्यापीठ में हमारे ऊपर रिसर्च हुई है, पीएचडी की गई है। दूसरा बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर रहा है। जी। तो ये तो चलता रहता है, पर कुदरत ने जो निर्धारित किया है वो होगा। बिल्कुल। जैसे भाषा में हम लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों को शामिल करते हैं, और मैंने आपको बताया कि सर पर किताबें लिखी भी गई हैं और सर ने किताबें लिखी भी हैं। उनमें से कुछ किताबें आप सभी को दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये सर ने स्वयं लिखी हैं। बच्चों को पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है, बच्चों को खिलाना भी ज़रूरी है, यानी उनका शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। सर ने भी अपनी बातों के दौरान एनईपी, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र किया। सर, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से बच्चों के शारीरिक विकास को, उनके भविष्य को आगे बढ़ावा देती है? ऐसा है कि आप देख रही हैं अभी जी। बहुत सी हमारी सनातन पद्धति में, जैसे योग था, वो पूजनी पातंजलि द्वारा गुफाओं तक ही सीमित रखा गया था। उसको पूजनी बाबा रामदेव जी बाहर निकाल के लाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे 200 देशों में पहुंचा दिया है, यूनिसेफ में, और आज 200 देश इस पद्धति का लाभ उठा रहे हैं। तो हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें बहुत सी राग छिपे हुए हैं, उनको उजागर करने के लिए
और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कुदरत ने कभी भी 10 साल शांति से नहीं रहने दिया। हमेशा कभी महाभारत हुआ, कभी रामायण की लड़ाई हुई, कभी अब जो युद्ध चल रहे हैं अभी, इनमें देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही हैं। और अभी अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के लोग हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले कहा था कि 10 बार गीता पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार फुटबॉल खेल लेंगे, ज़्यादा प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो आज अमेरिका भी अपने जो डिप्रेशन वाले बच्चे हैं उनको बाहर लाके फील्ड में, हरे फील्ड में छोड़ता है और उनको 25-30 फुटबॉल दे रहा है। वो जो फुटबॉल में किक मार रहे हैं उनका डिप्रेशन दूर हो रहा है। इवन विश्व के बहुत से जो जानकार, उन्होंने यहाँ तक भविष्यवाणी की है, यदि फुटबॉल को कंपलसरी कर दिया जाए पूरे वर्ल्ड में तो तीसरा विश्व युद्ध हम टाल सकते हैं। बिल्कुल। एक दौर था 90 का या कह लीजिए 80 का, जब माता पिता बच्चों को बांध कर जबरदस्ती घसीट कर घरों में लाते थे कि आप अब घर में बैठो, बहुत खेल लिए। लेकिन अब तो वो दौर आ गया है कि माता पिता को बच्चों को जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ता है कि छोड़ो मोबाइल, छोड़ो टीवी और थोड़ी देर बाहर खेल कर आओ। तो हमारी शिक्षा नीति भी हमें इसी ओर प्रोत्साहित करती है। क्यों, मैंने ठीक कहा सर? पहले हम जब खेलते थे तो एक स्लोगन था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अब ये पूरा समय के साथ बदल गया है। अब आ गया है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। बिल्कुल। तो इसलिए मोबाइल वगैरह जो हैं उनके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसको हमें सुधारना है। इसके लिए हमें खेल में बच्चों को लाना है। जब बच्चे इंटरेस्टेड खेल में हो जाएंगे तो धीरे धीरे नशा पत्ता ड्रग्स इससे क्राइम से सबसे अलग हो जाएंगे। तो ये हमें बहुत जरूरी, क्योंकि इस समय भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। हमारे लगभग 54% युवा वर्ग है इस समय हमारे देश में। तो इस युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाना बहुत जरूरी है। तो आज जरूरत है कि कक्षा 12 करके आप उनको टेक्निकल एजुकेशन दें और हर ब्लॉक पे आप छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोलें, जैसे मैचिस बनाना है, साबुन बनाना है और मोमबत्ती बनाना है, जो कि प्रोडक्शन की ज़रूरत है हमें, उन सबको ब्लॉक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाएं, जिससे हमारा यूथ को कार्य मिले। क्यों, हम नौकरी सबको दे नहीं सकते हैं। तो और अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने इतना कर दिया है कि विधायक निधि, सांसद निधि, सबको आप खेलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खेल उसी से करा रहे हैं। तो ये भी एक ध्यान देने वाली है हमें कि हम अपने इतने यूथ है उसको कैसे रखें। यदि उसको आपने नहीं बचाया तो वो क्या करेंगे कि आप उनको कार्यक्रम नहीं देंगे तो सड़कों पे जलाएंगे, कुछ करेंगे, उपद्रव करेंगे। तो इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने ये है कि यूथ को किस तरह से रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए और उन्हें अपने पैरों पे रोजी रोटी पैदा करने के लिए खड़ा किया जाए। ऐसी एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि आप लाजवाब बने, आप स्वावलंबी बने और एक हुनरमंद इंसान बने और सबसे ऊपर आप ईमानदार बने। खिलाड़ी तो बनना है सिर्फ खेलों को जीतने के लिए नहीं, खिलाड़ी बनना है तो जीवन में जीतने के लिए भी। जैसे कि सर के सकारात्मक शब्दों से आज ये वातावरण सज गया है। सर एक आदर्श हैं उन बच्चों के लिए जो कि अपने आप को एक खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। सर ऐसे में क्या दिनचर्या होनी चाहिए उन बच्चों की, और उन्हें क्या अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए या फिर जब वो युवा हो जाएं तब शुरुआत करनी ठीक रहेगी? देखिए, बचपन से ही खिलाड़ी का जीवन एक तपस्वी जीवन होता है जी। उसको एक योगी की तरह चलना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना पड़ेगा और बचपन से ही उसको कर्मठ योगी के रूप में काम करना पड़ेगा। उसको अपने आहार विचार सभी पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ इस सफ़र में हमने सर विजय सिंह चौहान को जाना, जो कि सभी युवा खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श हैं।
डीकैथलीट के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले हमारे साथ जुड़े और इस सत्र में उनका सानिध्य पाकर CIET NCERT का ये प्रांगण, ये कक्ष गदगद हुआ। मैं सृजन राजपूत अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी से चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।